नमस्कार बच्चों। आज हम शुरू करेंगे रसायन विज्ञान का चौथा चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स रसायन विज्ञान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है जिसमें हम रसायनों की बलगतिकी के बारे में अध्ययन करते हैं। इसलिए इसे रासायनिक बलगतिकी कहा जाता है। रासायनिक बलगतिकी, इसको हम कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। बच्चों, जैसा कि आप इसके नाम से ही अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि ऐसी रसायन विज्ञान की शाखा जिसमें हम रसायनों में होने वाले विभिन्न अंतरक्रियाओं, उनके मध्य लगने वाले बल और उनकी गति के बारे में अध्ययन करें, या हम आसान भाषा में कहें तो विभिन्न अभिक्रियाएं जो होती हमारे पास, विभिन्न अभिक्रियाओं में जो बल और अभिक्रिया को दिशा देने वाले कारक जो कार्य करते हैं, उनके बारे में अध्ययन करना केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स की परिभाषा होती है किसी अभिक्रिया के वेग पर विभिन्न कारकों का प्रभाव और अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन करना रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। तो बच्चों, रासायनिक बलगतिकी क्या कहलाता है? किसी भी अभिक्रिया के वेग पर विभिन्न कारकों का प्रभाव और अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन करना आपके रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। तो बच्चों, रासायनिक बलगतिकी में हम जिन चीज़ों का अध्ययन करते हैं प्रमुखतया, आइए उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। रासायनिक बलगतिकी में 3 चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। इनमें से आपके पास पहली है अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें हम किसी भी अभिक्रिया के वेग के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए हम एक यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया लेते हैं। मान लीजिए कि कोई एक क्रियाकारक है जो कि उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। बच्चों, आप रासायनिक अभिक्रिया जानते हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए हम देखें कि जैसे HCl और NaOH मिलके उदासीनीकरण की अभिक्रिया के माध्यम से NaCl और H2O का निर्माण करते हैं। ये एक सिंपल रिएक्शन है जो आप सभी जानते हैं। तो इसमें HCl और NaOH जो हैं, ये तो हो गए आपके क्रिया कारक, यानी कि वे पदार्थ जो क्रिया करते हैं, और NaCl और H2O आपके उत्पाद होंगे, या क्रियाफल भी कह सकते हैं इन्हें। क्रियाकारक यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उत्पाद को कहा जाता है। तो हमने यहाँ लिया कि हमारे पास एक क्रियाकारक है जो कि उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। तो इस क्रियाकारक की जो सांद्रता है, उसमें जो परिवर्तन 1 मिनट में आता है या 1 सेकंड के अंदर इसकी सांद्रता में परिवर्तन आता है, यानी कि किसी भी इकाई समय में इसकी सांद्रता में जो परिवर्तन आता है, उसे ज्ञात करना अभिक्रिया का वेग कहलाता है। और इस अध्याय में हम अभिक्रिया वेग के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। दूसरा जो हमारे पास बिंदु है इसके अध्ययन का, इस अध्याय में
पढ़ने के लिए, वो है अभिक्रिया का वेग प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन। जैसे हमने देखा कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक क्रियाकारक उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है, तो एक ही सांद्रता प्रति मिनट, प्रति सेकंड या प्रति घंटा जो भी है, इकाई समय में जो परिवर्तित होती है वह उसका वेग कहलाता है। उस वेग को जो कारक प्रभावित करते हैं, इस वेग को जो कारक प्रभावित करते हैं, जैसे मान लीजिए ताप, दाब, आयतन, ये ऐसे कारक हैं उत्प्रेरक जो कि किसी भी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। ये अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। तो ऐसे कारक जो अभिक्रिया वेग को प्रभावित करते हों, उनके बारे में अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। तीसरा जो हमारे लिए अध्ययन का बिंदु होगा यहाँ पर, वो होगा अभिक्रिया की क्रियाविधि। उसमें हम देखेंगे कि कौन सी विधियों के माध्यम से अभिक्रिया संपन्न होती है। जैसे अणुओं के मध्य टक्कर सिद्धांत हम इसमें पढ़ेंगे, आरेनियस का सिद्धांत, क्रियाविधि सिद्धांत इसमें हम पढ़ेंगे। तो हम विभिन्न विधियों से जानेंगे कि कौन कौन से तरीके हैं जिनसे कोई भी अभिक्रिया संपन्न हो सकती है। अर्थात हम इस अध्याय में अभिक्रियाओं की क्रियाविधि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, अगला जो हमारे पास टॉपिक है, हम उन्हीं अभिक्रियाओं को पढ़ सकते हैं जिनके अभिक्रिया वेग का अध्ययन हम कर सकते हों। जिनके अभिक्रिया वेग का अध्ययन हम नहीं कर सकते, उनका उसकी ओर बढ़ते हैं। हमारे पास इस चैप्टर में पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शंस, जिसे हम क्या कहेंगे हिंदी में बच्चों, इसको हम कहेंगे अभिक्रियाओं का वर्गीकरण। क्या कहेंगे इसको? अभिक्रियाओं का वर्गीकरण, जिसका अर्थ हुआ कि हमारे पास अभिक्रियाएं कौन कौन से प्रकार की होती हैं, ये जानकारी हम इस टॉपिक में प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, इसे हम पढ़ते हैं। देखिए, अभिक्रियाओं का वर्गीकरण जब हम करते हैं तो हमारे पास मूल रूप से 3 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। कितने प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं? 3 प्रकार की अभिक्रियाएं हमारे पास होती हैं, जिनको हमने यहाँ पर नाम दिया है। पहला, फास्ट स्पीड रिएक्शंस, यानी कि तात्कालिक या आयनिक अभिक्रियाएं। और जो दूसरा जो हमने प्रकार यहाँ पर लिया है बच्चों, वह है मीडियम स्पीड यानी मध्यम वेग अभिक्रियाएं। और तीसरा जो यहाँ प्रकार है बच्चों, वो क्या है? स्लो स्पीड मंद वेग की अभिक्रियाएं। अब यहाँ पे बच्चों आप देख पा रहे हो, नाम से आपको यहाँ पता चल रहा है कि पहला प्रकार है फास्ट स्पीड, यानी कि ऐसी अभिक्रियाएं जो बहुत ही तीव्र गति से होती हों, तात्कालिक होती हों, वो क्या कहलाती हैं? फास्ट स्पीड रिएक्शंस में आएंगी। ये सामान्यतः आयनिक प्रकार की होती हैं, या आयनों के मध्य होने वाली अभिक्रियाएं ही ऐसी होती हैं जो कि बहुत स्पीड से होती हैं। इसलिए फास्ट स्पीड रिएक्शंस को हम आयनिक अभिक्रियाएं भी कहते हैं। आइए हम इनके उदाहरण की बात करते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनका वेग निर्धारण संभव नहीं होता। अच्छा, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि वेग निर्धारण संभव नहीं होता है। इसका मतलब है कि ये अभिक्रियाएं इतनी तेजी से होती हैं कि अगर आप इनके वेग को निकालना चाहेंगे तो ये आप इतने कम समय पे इसको नाप नहीं पाएंगे, उससे पहले अभिक्रिया पूर्ण भी हो जाएगी। अर्थात बहुत ही तेजी से जो अभिक्रियाएं होती हैं।
जिनमें आप सांद्रता में परिवर्तन देखने लगेंगे तो अभिक्रिया उतनी देर में तो पूरी हो जाएगी। तो बहुत तेज़ी से ये अभिक्रियाएं होती हैं, इसलिए इन अभिक्रियाओं का वेग निर्धारण जो है वो संभव नहीं होता। इनका वेग निर्धारण कर पाना संभव नहीं होता है। तो ऐसी अभिक्रियाओं का उदाहरण है, बहुत ही प्रचलित अभिक्रिया है जिसे आप अच्छे से जानते हैं बच्चों, अम्ल क्षार उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी? अम्ल क्षार के मध्य होने वाली उदासीनीकरण की अभिक्रिया। कोई भी अम्ल या क्षार में जो अभिक्रिया हम कराते हैं, जिसे हम उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं, वो इस प्रकार की अभिक्रियाओं का उदाहरण होता है। इसके लिए हम यहाँ पर उदाहरण लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास अम्ल है NaHCl और क्षार है NaOH। तो HCl अम्ल है और NaOH हमारे पास क्षार है। इनमें क्रिया कराने पर NaCl लवण और H2O जल का निर्माण होता है। ये एक आयनिक अभिक्रिया है। यहाँ पर HCl जो है, HCl के दो आयन कौन कौन से? H+ आयन और Cl- आयन इसमें भाग लेते हैं। और उसी प्रकार जो आपका यहाँ पे NaOH है, NaOH के भी दोनों आयन कौन कौन से? सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन इस अभिक्रिया में भाग लेते हैं। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? आयनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। और ये बहुत ही तेज़ी से होने वाली अभिक्रिया है। जैसे ही आप इन दोनों को किसी पात्र में मिलाते हैं, उसी क्षण यह अभिक्रिया पूर्ण होकर NaCl और H2O का निर्माण कर लेती है। तो ऐसी अभिक्रियाएं बहुत तीव्र होती हैं, इसलिए इनका वेग निर्धारण कर पाना संभव नहीं होता। इसका मतलब हुआ कि इन अभिक्रियाओं को हम केमिकल काइनेटिक्स में, रासायनिक बलगतिकी में इनका अध्ययन नहीं करेंगे, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी में अध्ययन हम केमिकल काइनेटिक्स में नहीं करते। आगे देखिए बच्चों, अगला जो हमारे पास है वह है मीडियम स्पीड रिएक्शंस, मध्यम वेग की अभिक्रियाएं। मध्यम वेग यानी कि ना तो बहुत कम वेग होता है इनका, ना ही बहुत अधिक वेग होता है। इनके वेग की गणना आसानी से हम प्रयोगशाला में कर सकते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं कि इनके वेग की गणना की जा सकती है। ये कुछ मिनट या कुछ घंटों में पूर्ण होने वाली अभिक्रियाएं हैं, यानी कि पूर्ण होने में कुछ मिनट का समय या कुछ घंटों का समय ये लेती हैं। इसलिए इनके वेग को माप पाना संभव हो पाता है। तो ऐसी अभिक्रियाओं का अध्ययन ही हम वास्तविक रूप से रासायनिक बलगतिकी में करेंगे। बच्चों, इस अभिक्रिया का हम उदाहरण अगर हम देखना चाहें तो वैसे तो हमारे पास बहुत सारे इसके उदाहरण हैं जिनका अध्ययन हम इस चैप्टर में ही करेंगे, लेकिन इसका जो एक आसान उदाहरण हम यहाँ पे लेते हैं वो है बच्चों, जैसे दो अणु फेरिक क्लोराइड का ले लेते हैं एक्वस विलयन में। AQ यहाँ पर जलीय विलयन को दर्शाता है। AQ किसको दर्शाता है? जलीय विलयन को, यानी कि FeCl3 को हमने जल में घोल रखा है। इसकी क्रिया हम कराते हैं किससे? टिन के क्लोराइड से, जो कि क्या होता है? SnCl2। टिन क्लोराइड SnCl2 से क्रिया कराते हैं इसकी हम। ये भी एक्वस यानी कि जलीय विलयन हमने लिया है। ये दोनों क्रिया करके दो अणु
फेरस क्लोराइड। बच्चों जब FeCl3 होता है ना तो उसे हम फेरिक क्लोराइड कहते हैं, और FeCl2 जब होता है तो उसे हम फेरस क्लोराइड कहते हैं। अभी बताएंगे आपको कि ऐसा क्यों होता है। तो दो अणु फेरस क्लोराइड के दो अणु और SnCl4 के एक अणु का निर्माण यहाँ पर होता है। चूंकि हमने ये एक्वस विलयन लिए थे पहले, तो अभी भी ये दोनों एक्वस विलयन में ही तैयार होंगे। तो ये एक मध्यम वेग अभिक्रिया है जिसको होने में कुछ मिनट का समय लगता है। यहाँ पर ये एक आप छोटा सा पॉइंट ध्यान रखें कि जब आयरन पर +3 चार्ज होता है तो उसे हम फेरिक कहते हैं, और इस पर जब +2 चार्ज होता है तो उसे हम फेरस कहते हैं। तो ये फेरिक क्लोराइड है और ये फेरस क्लोराइड है। आगे बच्चों हम तीसरा जो देखेंगे वो है कौन सी अभिक्रियाएं? स्लो स्पीड अभिक्रियाएं। उससे पहले एक बिंदु और हम देखते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स या डायनेमिक्स में इन्हीं अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यही वो अभिक्रियाएं हैं जिनको हम केमिकल काइनेटिक्स के अध्याय में अध्ययन करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये प्रयोगशाला में इनको हम करवा सकते हैं और इनके अभिक्रिया के वेग को ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा जो हमारे पास आता है बच्चों वह है क्या? स्लो स्पीड की यानी कि मंद वेग की अभिक्रियाएं। स्लो स्पीड, मंद वेग यानी कि बहुत धीमे होने वाली अभिक्रियाएं। इन अभिक्रियाओं का भी हम क्या करें इनके लिए भी कि इनका भी वेग निर्धारण संभव नहीं है। बच्चों ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? जबकि ये तो बहुत धीमे होने वाली अभिक्रियाएं हैं, हम इनका वेग निर्धारण क्यों नहीं कर सकते? हम इनका वेग निर्धारण इसलिए नहीं कर पाते कि ये इतनी धीमी होती हैं कि इनका वेग पता लगाने के लिए हमें कई महीनों तक उसके मान को मापना पड़ेगा अभिक्रिया के, जो कि संभव नहीं है। इसलिए इन अभिक्रियाओं का भी रसायन विज्ञान की शाखा रासायनिक बलगतिकी में नहीं किया जा सकता। इस प्रकार की अभिक्रियाएं अणुओं के मध्य होती हैं। बच्चों ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि अभिक्रियाएं किसके मध्य होती हैं? अणुओं के मध्य होती हैं, क्योंकि अणु क्रिया करने में बहुत ही समय लेते हैं। या हम एक पॉइंट लिख सकते हैं क्या कि अणु जो है, अणु क्रिया करने में क्या लेते हैं? समय लेते हैं। अणु क्रिया करने में समय लेते हैं। इस प्रकार की अभिक्रियाओं के उदाहरण की अगर हम बात करें तो हमारे पास ढेरों उदाहरण हैं जो इस प्रकार की अभिक्रियाओं के होते हैं। जैसे हम बात करें इसके सबसे साधारण उदाहरण की तो वह है लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग का लगना आपको बच्चों मालूम है कि एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। कुछ मिनट में या कुछ घंटों में लोहे पर जंग नहीं लगती है। अगर हम लोहे की किसी वस्तु को कुछ दिन के लिए हवा में और पानी के साथ खुला पटका रखें तो उस पर जंग लगना प्रारंभ होता है। तो इसमें कुछ दिन का समय लग जाता है। इसलिए जंग लगना कौन से प्रकार की अभिक्रिया हुई? स्लो स्पीड या मंद वेग की अभिक्रिया हुई। उसका और अगर हम उदाहरण देखें तो अगला उदाहरण और है हमारे पास, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन का मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाना। तो क्या बच्चों ये भी एक स्लो स्पीड रिएक्शन है?
ये स्लो स्पीड रिएक्शन है यदि इस अभिक्रिया को हम कमरे के ताप पर कराएं तो। अगर हम इसको कमरे के ताप पर, रूम टेम्परेचर पर कराएंगे तो इसको होने में बहुत समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि इसको हम तेज नहीं करा सकते। अगर आप किसी बंद पात्र में अधिक दाब पर इस अभिक्रिया को या उच्च ताप पर कराते हैं तो आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड को बनाया जा सकता है। लेकिन कमरे के ताप पर कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं तो उसमें कई महीनों का समय कुछ अणु बनने में लग जाता है, जो कि एक बहुत ही धीमी अभिक्रिया हुई। तो कार्बन और ऑक्सीजन का मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाना कमरे के ताप पर क्या हुआ, एक स्लो स्पीड यानी कि मंद वेग अभिक्रिया का उदाहरण हुआ। इसके और अगर हम किस उदाहरण की बात करें तो इसका एक उदाहरण हम यहाँ और लिख सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु का मिलकर 2 जल के अणुओं का निर्माण करना। इसमें भी वही बात है कि यदि हम इस अभिक्रिया को एट रूम टेम्परेचर कराते हैं, कमरे के ताप पर कराते हैं, तो ये बहुत ही धीमी प्रक्रिया है, इसमें बहुत अधिक समय लगेगा। तो ये कौन सी प्रकार की अभिक्रियाओं के उदाहरण हो जाएंगे, मंद अभिक्रियाएं। तो हमने यहाँ पर अभी बात की थी कि इस प्रकार की अभिक्रियाओं को भी हम केमिकल काइनेटिक्स में इनका अध्ययन हम नहीं करते, क्योंकि इन अभिक्रियाओं को पूर्ण होने में समय लगता है। तो इनका भी अध्ययन रासायनिक बलगतिकी में अध्ययन नहीं किया जाता। बच्चों आगे हम चर्चा करेंगे, अगला जो टॉपिक है हमारे पास आएगा रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों हम कहते हैं अभिक्रिया के वेग को। किसको कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया वेग को। यहां हम इसको हिंदी में लिख लेते हैं अभिक्रिया वेग या दर। दर या वेग एक ही बात होती है बच्चों। तो रेट ऑफ रिएक्शन का अध्ययन हम अब करने वाले हैं। इसकी जो परिभाषा है बच्चों वो होती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विच चेंज इन प्रोडक्ट इन ए यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। अर्थात अगर हम इसे हिंदी में कहें तो इकाई समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहा जाता है। यानी कि एक यूनिट टाइम में, इकाई समय में जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। यदि हम हिंदी में बात करें तो किसी भी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में इकाई समय में होने वाला जो परिवर्तन है अभिक्रिया का वेग कहलाता है। अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में इकाई समय में होने वाला परिवर्तन जो है अभिक्रिया का वेग कहलाता है। इसका यहां पे बच्चों सूत्र हो जाएगा हमारे पास क्या, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, डिवाइडेड बाय टाइम, जो समय इस अभिक्रिया में जो परिवर्तन होने में जो समय लगा, टाइम टेकन इन चेंज। इस सूत्र को हम बच्चों यहाँ पे हिंदी में लिख लेते हैं। तो हमारे पास अभिक्रिया की जो दर है, अभिक्रिया की दर
उसका सूत्र हो जाएगा क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन भाग परिवर्तन में लगा समय। तो इस प्रकार हम इसका सूत्र लिख सकते हैं अभिक्रिया की दर का, कि अभिक्रिया की दर बराबर होगा क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन भाग परिवर्तन में लगा समय। इसको हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, आसान रूप से, आसानी से इसको या लिखना चाहें हम तो लिख सकते हैं क्या, कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू dx बटा भाग dt, जहाँ dx क्या है क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन और dt क्या है परिवर्तन में लगा समय। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू प्लस dx बाई dt या माइनस dx बाई dt। इसको हम ऐसा इसलिए लिख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्रियाकारक है जिसे हमने A से प्रदर्शित किया है, एक A हमारे पास क्रियाकारक है जो कि उत्पाद P में परिवर्तित हो रहा है। अब मान लीजिए कि प्रारंभ में इसके 100 अणु आपने लिए और अभिक्रिया शुरू होते समय उत्पाद चूंकि बना नहीं होता इसलिए उसकी सांद्रता कितनी ले लेंगे हम, 0 सांद्रता उत्पाद की ले लेंगे और शुरुआत में क्रियाकारक A की सांद्रता कितनी है 100। तो अब कुछ समय बीत जाने के पश्चात कुछ मात्रा A की जो है वो किस में परिवर्तित हो जाएगी P में, तो उससे A की मात्रा में आ जाएगी कमी और P की मात्रा में हो जाएगी वृद्धि। तो यहां पर इसकी सांद्रता में आया परिवर्तन कितना 10 का, और यहां पे इसकी सांद्रता में भी परिवर्तन कितने का आया 10 का। क्योंकि क्रियाकारक ही उत्पाद में परिवर्तित होता है हमेशा, तो क्रियाकारक की सांद्रता में जो परिवर्तन आ रहा है उतना ही परिवर्तन आपको उत्पाद की सांद्रता में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे पास उत्पाद कहीं और से नहीं आता है, जो क्रियाकारक होता है वही किस में बदलता है उत्पाद में बदलता है। तो आपने यह देखा कि जो क्रियाकारक है A, उसकी सांद्रता जो है वो क्या हो रही है बच्चों, समय के साथ में बढ़ रही है कि घट रही है, घट रही है। तो इसकी सांद्रता समय के साथ घट रही है और उत्पाद जो है हमारा, उत्पाद की जो सांद्रता है वो समय के साथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसलिए अगर हम इस सूत्र की बात करें रेट ऑफ रिएक्शन की, तो इसे प्लस dx बाई dt तो लिखा जाता है उत्पाद के लिए और माइनस dx बाई dt लिखा जाता है इसको क्रियाकारक के लिए। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे कि ये जो है प्लस वाला ये तो हमने लिखा है उत्पाद के लिए, क्योंकि समय के साथ उत्पाद बढ़ता है, और माइनस जो हमने यहाँ लिखा है वो लिखा है क्रियाकारक के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्रियाकारक समय के साथ क्या होता है, कम होता है या विलुप्त होता है। तो यहाँ पर जो नेगेटिव का निशान है ये विलुप्त होने की दर, विलुप्त यानी कि अभिक्रिया में गायब होने की दर, विलुप्त होने की दर, और धनात्मक जो निशान है वह उत्पाद के बनने की दर को प्रदर्शित करता है,
किसको प्रदर्शित करता है? बनने की दर को। आगे बच्चों हम देखेंगे इसमें, चूंकि हमने ये जो बिंदु अभी यहाँ पर नोट किए हैं, विलुप्त होने की दर और बनने की दर, वो हमारे पास यहाँ पर इस बॉक्स में भी लिखा हुआ है कि रिएक्टेंट के विलुप्त होने की दर को ऋणात्मक से और उत्पाद के बनने की दर को धनात्मक से प्रदर्शित किया गया है या किया जाता है। एक बार हम यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले इस बिंदु का एक बार वापस से रिवीजन करते हैं कि अभिक्रिया की दर को कैसे ज्ञात किया जाता है। मान लीजिए कि A आपके पास एक क्रियाकारक है पुनः, जो कि उत्पाद P में परिवर्तित हो रहा है। प्रारंभ में इसकी सांद्रता हमने 100 ले ली और उत्पाद की 0 ले ली, जैसा कि होती है। मान लीजिए कि 1 मिनट का समय बीता। 1 मिनट के समय के पश्चात A की सांद्रता 90 रह जाती है और P की सांद्रता जो है वो 10 हो जाती है। तो इस 1 मिनट के दरमियान आपके पास जो A है उसकी सांद्रता में परिवर्तन कितने का आया? 100 से 90 यानी कि 10 का। और उसी 1 मिनट के दौरान आपके पास जो उत्पाद था उसकी सांद्रता में परिवर्तन कितना आया? 0 से 10 का, यानी कि इसमें भी 10 का परिवर्तन आया है और इसमें भी 10 का परिवर्तन आया है। तो यहाँ पर अगर आप अभिक्रिया की दर की बात करेंगे, मान लीजिए कि जो आपने 100 लिए हैं ये मोल थे, ये क्या है इसके, कोई भी इसका मात्रक हम ले सकते हैं, मोलों की संख्या या आयतन लीटर में, कि जैसे 100 मोल पहले थे फिर 90 मोल शेष रह गए, या 100 लीटर आयतन पहले था बाद में 90 लीटर आयतन शेष रह गया। कोई भी मात्रक हम यहाँ उपयोग ले सकते हैं। तो अभिक्रिया की जो दर है वो क्या होगी? मोलों की संख्या में हुआ परिवर्तन, चाहे वह आप उत्पाद का लें चाहे क्रियाकारक का लें, क्योंकि परिवर्तन दोनों में समान होता है तो इसलिए हम किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो सांद्रता में हुआ परिवर्तन 10 भाग उस परिवर्तन में लगा समय 1 मिनट, तो इसका इसमें भाग दे दे तो अभिक्रिया की दर हो गई आपके पास 10 मोल प्रति मिनट। ये आपके पास अभिक्रिया की दर का मान आ गया। तो इस प्रकार अभिक्रिया की दर को ज्ञात किया जाता है। अब आप इसी दर को अगर उत्पाद के लिए लिखना चाहेंगे तो +10 मोल प्रति मिनट लिखेंगे, और क्रियाकारक के लिखना चाहेंगे तो -10 मोल प्रति मिनट लिखेंगे। यहाँ पर ये चिन्ह केवल इनके विलुप्त होने को और बनने को प्रदर्शित करते हैं। ये कोई आंकिक मान नहीं है कि यहाँ पर 10 का मान धनात्मक है और यहाँ 10 का मान ऋणात्मक है। ये प्रतीकात्मक चिन्ह है। क्या है ये बच्चों? प्रतीकात्मक चिन्ह है जो इनके गायब होने को और विलुप्त और बनने को, विलुप्त होने को और बनने को प्रदर्शित करते हैं केवल। तो रेट ऑफ रिएक्शन के बाद बच्चों अगला जो हम टॉपिक पढ़ जा रहे हैं हमारे पास वो है स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, विशिष्ट अभिक्रिया वेग। इसको हिंदी में हम लिख लेते हैं बच्चों, क्या कहेंगे इसको हम? विशिष्ट अभिक्रिया वेग। इसे हम समझने के लिए बच्चों एक उदाहरण यहाँ लेते हैं। वी कंसीडर एन एग्जाम्पल कि एक क्रियाकारक है, ए रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट में परिवर्तित हो रहा है, उत्पाद में बदल रहा है। अब हमने कक्षा 11 में एक नियम सीखा था, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। क्या सीखा था? द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। उसके अनुसार अभिक्रिया की जो दर होगी dx/dt
dt वह समानुपाती होगी A की सांद्रता के, सीधे तौर पे समानुपाती होगी किसके? A की सांद्रता के। और इसमें हम यदि इस समानुपाती को हटाएं तो हमें मालूम है कि जब भी हम समानुपाती को हटाते हैं तो हमें क्या लगाना होता है? एक नियतांक वहाँ लगाना होता है जो इनके मध्य सूत्र स्थापित करेगा। तो dx बाय dt बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? k गुना A की सांद्रता। अब यदि यहाँ हम ये ऐसा लिखें, यदि A की जो सांद्रता है मान लीजिए कि वो इकाई है, 1 है उसका मान, तो यह मान हम यहाँ पर इस dx बटा dt बराबर k गुणा A में रखेंगे। तो ये मान हम यहाँ पर रखेंगे dx बटा dt बराबर k गुणा A। तो A की जगह हम 1 यदि रख देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हमें सूत्र मिलेगा dx बटा dt बराबर k। तो इसका मतलब हुआ कि यदि क्रियाकारक की जो सांद्रता है, क्रियाकारक की जो सांद्रता है यदि उसका मान 1 हो तो अभिक्रिया का जो दर है dx बटा dt वही दर क्या होती है? k होती है, विशिष्ट अभिक्रिया वेग होती है। तो यहां पर यह सूत्र हमें ध्यान रखना है कि dx बटा dt बराबर क्या होता है? k होता है यदि क्या हो? क्रियाकारकों की सांद्रता इकाई हो। तो आगे हम देखेंगे बच्चों कि यहाँ पर k जो है, यदि क्रियाकारकों की जो संख्या है वो 1 से अधिक हो तो भी क्या k अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है। तो यहाँ हमने अभी क्या सीखा कि k जो है वो विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग नियतांक या वेग गुणांक कहलाता है। k को बच्चों हम क्या क्या कहते हैं? किन किन नामों से k को जाना जाता है? k को विशिष्ट अभिक्रिया वेग, वेग नियतांक और वेग गुणांक के नाम से जाना जाता है। अब हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास 3 क्रियाकारक हैं, A, क्रियाकारक A, क्रियाकारक B और क्रियाकारक C, जिनकी सांद्रताएं स्मॉल a, b और c से दर्शाई गई हैं। ये मिलकर एक उत्पाद का निर्माण, प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं मान लीजिए। तो जब ये उत्पाद बना रहे हैं तो इनके लिए जो वेग समीकरण होगा वह किस प्रकार लिखा जाएगा? dx बटा dt कैसे लिखा जाएगा? dx बटा dt जो है किसी भी अभिक्रिया की जो वेग होता है, क्रियाकारक के उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटा उसमें लगा समय, वो द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार उसमें भाग लेने वाले क्रियाकारकों की सांद्रताओं के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर क्रियाकारक कितने हैं? 3। कौन कौन से? A, क्रियाकारक A, क्रियाकारक B और क्रियाकारक C, इनकी सांद्रताओं के समानुपाती होता है। तो यहाँ हम समानुपाती का निशान लगाएंगे कि इनकी सांद्रताओं के समानुपाती होता है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ की सांद्रता को लिखते हैं तो उसके मोलों की जो संख्या होती है, ये जो हमने यहाँ पे स्मॉल a, b और c से ली है, ये इनके मोलों की संख्या है जिसे
अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों के रूप में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? अभिकारकों की सांद्रताओं के घातों के रूप में इसको लिखा जाता है। तो हमारे पास सूत्र आ गया dx बटा dt समानुपाती A की सांद्रता B की सांद्रता गुणा C की सांद्रता। इसमें अब हम यदि समानुपाती हटाते हैं तो हमें सूत्र मिलेगा dx बटा dt, ये समीकरण हो जाएगा dx बटा dt बराबर k गुणा A की सांद्रता गुणा B की सांद्रता गुणा C की सांद्रता। तो इस समीकरण में अगर हम फिर से जो हमारे 3 क्रियाकारक हैं, कौन कौन से क्रियाकारक A, B और C, यदि इन तीनों की सांद्रताओं को हम क्या ले लें? इकाई ले लें, तो क्या होगा हम देखते हैं। यदि क्रियाकारक A की सांद्रता बराबर हो क्रियाकारक B की सांद्रता के और ये बराबर हो क्रियाकारक C की सांद्रता के और तीनों बराबर हों 1 के, अर्थात सभी क्रियाकारकों की सांद्रताएं हमने क्या ले ली? इकाई। सभी क्रियाकारकों की सांद्रता जो है हमने क्या ले ली? इकाई ले ली। तो यदि ऐसा है तो ये जो मान है ये हम इस समीकरण में लिखेंगे। तो dx बटा dt बराबर क्या हो जाएगा? k गुणा इनके इकाई मान सांद्रताओं के। चूँकि इकाई मान है तो उन्हें लिखने से यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 गुणा 1 गुणा 1 एक ही होगा। तो ये यहाँ से हटा देते हैं हम और हमें सूत्र मिलेगा dx बटा dt बराबर k, जैसा कि हमें पहले मिला था। अभिक्रिया की दर किसके बराबर होती है? k के बराबर होती है यदि सभी क्रियाकारकों की सांद्रताएं क्या हों? इकाई हों। तो उस समय dx बटा dt बराबर किसकी हो जाता है? k हो जाता है। तो यहाँ हमने देखा कि जब सभी क्रियाकारकों की सांद्रताएं इकाई होती हैं तब अभिक्रिया का जो वेग है dx बटा dt, अभिक्रिया का जो वेग है वही वेग क्या कहलाता है? विशिष्ट अभिक्रिया वेग k कहलाता है। विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहलाता है। अगले टॉपिक की ओर अगर बढ़े बच्चों, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यदि हमारे पास उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हों तो उनके ग्राफ जो हैं वो किस प्रकार से बनते हैं। इसके लिए बच्चों एक बार हम उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं का रिवीजन कर लेते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा पहले जान लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक क्रियाकारक है A, ये उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है P में, और ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन है, और एक दूसरी अनुत्क्रमणीय है, इररिवर्सिबल रिएक्शन है। वहाँ पर भी क्रियाकारक A जो है वो उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। चूँकि रिवर्सिबल रिएक्शन जो होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, उसमें क्रियाकारक वापस से उत्पाद बनाता है, इसलिए यहाँ पर हम जो एरो या तीर का निशान लगाते हैं
वो दोनों तरफ का लगाएंगे। तो यहाँ पर ए जो है वो पी में परिवर्तित होता है और पी जो है वो ए में परिवर्तित होता है। आइए हम इनके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। इसे इस प्रकार समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कि किसी टी समय पर ए की जो मात्रा है वो 100 है और पी की जो मात्रा है वो 0 है, यानी कि समय अभी 0 है, अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई या हमने अभिक्रिया को अभी प्रारंभ नहीं किया है। ठीक इसी प्रकार t बराबर 0 समय पर अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में भी A की सांद्रता 100 है और उत्पाद की सांद्रता जो है वो 0 है। पहले हम बात करेंगे किसकी? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया की। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में क्या होता है कि जैसे जैसे समय बीतता है, कुछ समय बीता तो A की सांद्रता 90 और P की सांद्रता 10 हो गई। थोड़ा और समय बीता तो इसकी सांद्रता 80 और इसकी सांद्रता 20 हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार 50-50, 40-60, 20-80, इस प्रकार क्रियाकारक उत्पाद में बदलता जाएगा धीरे धीरे और क्रियाकारक की सांद्रता घटती जाएगी और उत्पाद की सांद्रता जो है वो लगातार बढ़ती जाएगी, क्योंकि यहाँ पर उत्पाद जो है वो वापस से क्रियाकारक का निर्माण नहीं कर पाता है। इस कारण ये अभिक्रिया एक ही दिशा में चलेगी। अब हम बात करते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया की, उत्क्रमणीय अभिक्रिया की, रिवर्सिबल रिएक्शन की। जब अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है तो उसमें क्या होता है कि क्रियाकारक A जो है वो उत्पाद P बनाता है और जैसे जैसे उत्पाद P की सांद्रता समय के साथ बढ़ती है तो उत्पाद वापस से क्रियाकारक A बनाने लग जाता है, यानी अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलना प्रारंभ हो जाती है। इसे हम समझने का प्रयास करेंगे कैसे। T बराबर मान लीजिए कि T1 समय हो गया, तो जब समय T1 हो जाता है तो ये क्रियाकारक की सांद्रता घट के 90 और उत्पाद की सांद्रता बढ़कर 10 हो जाती है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इस T समय में जो बीता, क्रियाकारक से उत्पाद 10 बने और उत्पाद से क्रियाकारक 0 बने, लेकिन प्रारंभ में क्रियाकारक की सांद्रता तो 100 थी और उत्पाद की 0, इसलिए उत्पाद से कोई क्रियाकारक नहीं बना। लेकिन आगे जब T1 से T2 समय हम जाएंगे तो उस दौरान क्या होगा कि क्रियाकारक से उत्पाद भी बनेगा और उत्पाद से पुनः क्रियाकारक भी बनेगा, क्योंकि अभी उत्पाद की सांद्रता 10 है, 0 नहीं है। तो इस समय मान लीजिए क्रियाकारक से उत्पाद बना 9 और उत्पाद से क्रियाकारक वापस से बना 1। तो ये हमारे पास हो जाएगा 81 और ये हो जाएगा 19। अब आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है, उत्पाद की सांद्रता जैसे जैसे बढ़ेगी, उत्पाद से क्रियाकारक बनने की जो दर है वो भी बढ़ेगी। तो और जैसे जैसे क्रियाकारक की सांद्रता में कमी आपको देखने को मिलेगी, 100 से 90, 90 से 81, वैसे वैसे क्रियाकारक से उत्पाद बनने की जो दर है, क्रियाकारक से उत्पाद बनने की जो दर है वो धीरे धीरे घटेगी। 10, 9, आगे हम इसको जैसे लिख देते हैं 8। तो अब क्या होगा, यहाँ पर 8 जने क्रियाकारक से उत्पाद बनाएंगे और 2 जने उत्पाद से वापस क्रियाकारक बनाएंगे, यानी कि परिणाम स्वरूप उत्पाद के अंदर केवल 6 अणुओं की बढ़ोतरी हमें देखने को मिलेगी। तो
ये हमारे पास हो जाएगा 75, 75 और ये हमारे पास हो जाएगा 25। तो इस प्रकार क्रियाकारक उत्पाद की सांद्रताएं परिवर्तित होती रहेंगी। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि क्रियाकारक से उत्पाद बनने की जो दर है और उत्पाद से क्रियाकारक बनने की जो दर है वो दोनों किस प्रकार परिवर्तित हो रही है। क्रियाकारक से उत्पाद बनने की जो दर है वह लगातार घट रही है। 10 से 9, 8, 7 इस प्रकार घटेगी और उत्पाद से क्रियाकारक बनने की दर 0 से 1, 2, 3 लगातार बढ़ेगी। तो यहाँ पर एक समय ऐसा आएगा, यहाँ इसको हम लिख देते हैं, जब क्रियाकारक से उत्पाद बनने की दर और उत्पाद से क्रियाकारक बनने की दर दोनों बराबर हो जाएंगी। एक समय यहाँ पर कैसा आएगा, जब क्रियाकारक से उत्पाद बनने की दर और उत्पाद से क्रियाकारक बनने की जो दर है वो दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। इस अवस्था को हम कहते हैं साम्य की अवस्था। इस अवस्था को क्या कहा जाता है, साम्य अवस्था। तो साम्य पर दोनों वेग, दोनों दर क्रियाकारक से उत्पाद बनने की और उत्पाद से क्रियाकारक बनने की बराबर हो जाएंगी। इन्हें हम अग्र अभिक्रिया वेग और पश्च अभिक्रिया वेग भी कहते हैं। तो ऐसे समय में ना तो क्रियाकारक की सांद्रता में कोई कमी आएगी और ना ही उत्पाद की सांद्रता में कोई कमी यहाँ पर आएगी। देखिए कैसे। यहाँ पर मान लीजिए कि इसमें से हम कुछ इसको हटा देते हैं थोड़ा सा, इस प्रकार। अब देखिए, मान लीजिए कि साम्य की स्थिति यहाँ पर आ गई, तो ये मान लीजिए कि 60 है और ये यहाँ पर 40 है और इस समय यहाँ पर साम्य की स्थिति है। क्रियाकारक से उत्पाद 5 बनते हैं और उत्पाद से वापस क्रियाकारक 5 बनते हैं। तो अब प्रति मिनट आप यहाँ क्या देखेंगे कि प्रति मिनट क्रियाकारक 60 से घटकर 55 हो जाते हैं और उत्पाद बढ़कर 45 हो जाते हैं। उसी क्षण उत्पाद से क्रियाकारक बनते हैं तो ये घटकर 45 से वापस 40 हो जाते हैं और ये बढ़कर 60 हो जाते हैं। तो ना तो 60 में कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा, ना 40 में कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो ऐसा होने को हम साम्य स्थापित होना कहते हैं और अभिक्रिया की सांद्रताएं, अभिक्रिया में क्रियाकारक और उत्पाद दोनों की सांद्रताएं निश्चित हो जाएंगी। आइए अब हम इस आधार पर अभिक्रिया के ग्राफ देखते हैं। तो हम पहले देखेंगे कर्व फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए वक्र, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का वक्र। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया में हमने क्या देखा कि क्रियाकारक की सांद्रता क्या होती है, लगातार घटती है, उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है, लेकिन एक निश्चित समय के पश्चात घटना और बढ़ना बंद हो जाता है। तो मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर ये जो सांद्रता है वो क्रियाकारक की है और यहाँ पर नीचे जो कम सांद्रता है या शून्य सांद्रता है वो उत्पाद की है। तो क्रियाकारक समय के साथ घटेगा, लेकिन एक निश्चित जगह पर आकर वो नियत
हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार उत्पाद की सांद्रता समय के साथ बढ़ेगी, लेकिन एक निश्चित जगह पर जाकर वो स्थिर हो जाएगी, और इस अवस्था को हम क्या कहेंगे? साम्य की अवस्था। जब अग्र अभिक्रिया का वेग RF पश्च अभिक्रिया के वेग RB के बराबर हो जाएगा। अगर हम यही ग्राफ किस में देखें? उत्क्रमणीय के बजाय अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में देखें, तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का वक्र, यहां हमने क्या देखा था कि क्रियाकारक की जो सांद्रता है वो लगातार घटती जाती है और उत्पाद की जो सांद्रता है वो लगातार बढ़ती जाती है। तो इसका जो ग्राफ है वो किस प्रकार प्लॉट करेंगे हम, या किस प्रकार ग्राफ बनाएंगे? मान लीजिए कि क्रियाकारक की सांद्रता प्रारंभ में यहाँ पर है और उत्पाद की सांद्रता जो है वो प्रारंभ में यहाँ पर है 0 पर। क्रियाकारक जो है वो समय के साथ लगातार घटता जाता है, तो ग्राफ जो है आपका इस प्रकार से चलेगा, और उत्पाद जो है वो समय के साथ लगातार बढ़ता जाता है, तो उसका जो ग्राफ है वो आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा। आगे हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, कि हमारे पास है अभिक्रिया वेग तथा विशिष्ट अभिक्रिया वेग की विमाएं व मात्रक, यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। तो अभिक्रिया वेग और विशिष्ट अभिक्रिया वेग की विमाएं या मात्रक क्या होते हैं, ये हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, कि एक उदाहरण लेते हैं जिसमें एक क्रियाकारक A, एक क्रियाकारक B और एक क्रियाकारक C है, यानी 3 क्रियाकारक हमारे पास यहाँ पर A, B और C हैं, जिनके की प्रारंभिक मोल क्रमशः A, B और C हमने लिए हैं। ये तीनों मिलकर उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, कोई उत्पाद ये बना रहे हैं। तो इस अभिक्रिया के लिए अगर हम वेग समीकरण लिखना चाहें तो वेग समीकरण किस प्रकार लिखेंगे? इस अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण लिखा जाएगा dx बटा dt बराबर k क्रियाकारक A की सांद्रता गुणा क्रियाकारक B की सांद्रता गुणा क्रियाकारक C की सांद्रता। क्योंकि आपको मालूम है कि जो मोल होते हैं उनको क्रियाकारकों की सांद्रता की घात के रूप में लिखा जाता है, तो ये समीकरण हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम इसमें देखते हैं कि जो dx बटा dt है, dx किसको प्रदर्शित करता है? क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। dx बच्चों किसको प्रदर्शित करता है? क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को, अर्थात dx एक प्रकार की क्या है? सांद्रता। dx क्या है? एक प्रकार की सांद्रता है, और dt जो है वो क्या है? समय। तो हमारे पास सांद्रता बटा समय बराबर होता है k गुणा A की सांद्रता, B की सांद्रता और C की सांद्रता, अर्थात ये भी क्या है? सांद्रता की घात A, B की सांद्रता की घात B और C की सांद्रता की घात C। चूंकि आप जानते हैं कि यदि आधार समान हो,
आधार क्या हो, समान हो, तो उनकी जो घातें होती हैं उनका योग कर दिया जाता है। तो इसको आगे हम किस प्रकार लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे सांद्रता भाग समय बराबर k गुणा सांद्रता की घात a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। अब हम इसमें कुछ सामान्य गणित करते हैं। जैसे यहाँ सांद्रता है और यहाँ भी सांद्रता है, यहाँ पर सांद्रता की घात कितनी होगी बच्चों, 1, और यहाँ सांद्रता की घात कितनी है, a प्लस बी प्लस सी। तो अगर हम इस सांद्रता को यहाँ से उस तरफ ले जाएं तो हमारे पास k का मान आ जाएगा, k बराबर सांद्रता की घात 1 जो कि इस तरफ था, गुणा सांद्रता की घात माइनस a प्लस बी प्लस सी। देखिए ऐसा इसलिए हुआ कि जब हम यहाँ से इसको उस तरफ भेजेंगे तो ये भाग में जाएगा, समय के साथ गुणा होगा, और वहाँ से हम इसको ऊपर लाएंगे, सांद्रता के पास लेके आएंगे। तो जब इसको हम यहाँ पर, पहले ये जाएगा यहाँ समय के साथ गुणा होगा, और यहाँ से जब हम इसको ऊपर लाएंगे तो इसकी जो घात है वो किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर सांद्रता की घात माइनस a प्लस बी प्लस सी हमने लिखा है। इसमें यहाँ पर हम भाग जाएगा किसका, समय का। देखिए सांद्रता की जो घात है वह 1 है और सांद्रता की घात माइनस a प्लस बी प्लस सी है। चूँकि फिर से यहाँ पर आधार समान है इसलिए घातें जुड़ जाएंगी और ये हो जाएगा आपके पास k बराबर सांद्रता की घात 1 माइनस a प्लस बी प्लस सी भाग समय। यदि हम a प्लस बी प्लस सी सभी क्रियाकारकों के मोलों की संख्या जो है उसके योग को, a प्लस बी प्लस सी के योग को यदि हम n मान लें तो सूत्र कुछ इस प्रकार लिखा जा सकता है, k बराबर सांद्रता की घात 1 माइनस n भाग समय। तो ऐसा करने से हमें ये सूत्र मिल गया जिसे हम एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। हमें ये सूत्र यहाँ प्राप्त हो गया। k बराबर सांद्रता की घात 1 माइनस n भाग समय। अब हम यहाँ पे सांद्रता जो है उसका मात्रक लिखेंगे। सांद्रता जो है, आपको मालूम है कि सांद्रता जो है उसको हमें किस में ज्ञात करते हैं, सांद्रता का जो हमारे पास मात्रक होता है वह होता है मोल
बटा लीटर। सांद्रता का जो मात्रक होता है क्या होता है, मोल बटा लीटर। तो ये हम यहां पे लिखेंगे। तो K बराबर आपका हो जाएगा मोल अपॉन लीटर की घात 1 माइनस n, और समय जो होता है, समय का जो मात्रक है वो सेकंड होता है, और यहाँ से हम इसको नीचे से अगर ऊपर ले आएँ, भाग से इसको गुणा में ले आएंगे, तो इसकी जो घात है वो ऋणात्मक हो जाएगी, और सेकंड जो समय का मात्रक है उसकी घात हम लिख देंगे -1। तो हमारे पास ये जो है सूत्र आ जाएगा विशिष्ट अभिक्रिया वेग का मात्रक या विमा निकालने का। ये हमारे पास एक सूत्र आ गया, क्या ज्ञात करने के लिए, K का मात्रक ज्ञात करने के लिए। इसका प्रयोग करके हम K का अलग अलग परिस्थितियों में मान ज्ञात कर सकते हैं। इस सूत्र को हम चाहें तो कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, K बराबर, यदि ये मोल अपॉन लीटर है, इसे हम पलट दें, लीटर को ऊपर ले जाएं और मोल को नीचे ले आएं, तो लीटर अपॉन मोल, इसकी घात 1 माइनस n की जगह n-1 हो जाएगी, n-1 सेकंड इनवर्स। इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है। याद करने के हिसाब से हमें यह सूत्र याद करना चाहिए जो भी हमने सबसे अंत में लिखा है, क्योंकि ये सरल और आसान है। आगे हम अलग परिस्थितियों में K के मानों को निकालेंगे। यहां हमारे पास केस 1 है, यदि n का मान 1 हो तो n जो होता है उसे हम यहां पर अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, इसे हम इसी अध्याय में आगे पढ़ेंगे। तो हमारे पास जो सूत्र आया K का, K बराबर लीटर अपॉन मोल की घात n-1 सेकंड इनवर्स। इसमें हम n का जो मान है वो 1 यहाँ पर रख देंगे। तो एक मान यहाँ हम रखते हैं, तो ये हमें मिलेगा K बराबर लीटर अपॉन मोल, n का मान 1-1 सेकंड इनवर्स, जिसका हल इस प्रकार होगा। 1 में से यदि हम 1 को घटाते हैं तो 0 मिलेगा, और किसी भी मान की घात यदि 0 हो तो उसका मान इकाई हो जाता है, अतः ये पूरा मान कितना हो जाएगा, 1। तो हमारे पास सूत्र आ जाएगा, K का मात्रक आ जाएगा K बराबर सेकंड इनवर्स, जिसे हम K1 से भी प्रदर्शित करते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग नियतांक। चूंकि हमने अभी कोटि के बारे में अध्ययन नहीं किया है, तो अभिक्रिया की कोटि हम आगे इसी चैप्टर के टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे। यदि n का मान 2 हो, n का मान कितना हो, 2, तो इस समीकरणों को हम किस प्रकार हल करेंगे, K बराबर लीटर अपॉन मोल की घात n-1 2-1 सेकंड इनवर्स। 2 में से 1 घटने पर यहाँ घात जो है वो कितनी शेष रहेगी, 1। तो K बराबर हो जाएगा आपका लीटर मोल
इन्वर्स सेकंड इन्वर्स, जिसे हम K2 भी कहते हैं, द्वितीय कोटि अभिक्रिया का वेग नियतांक। अगला हम देखेंगे, यदि n का मान कितना हो, 3 हो तो ये किस प्रकार हो जाएगा। देखिए, K बराबर लीटर अपॉन मोल की घात 3-1 सेकंड इनवर्स। तो ये हो जाएगा आपका K बराबर लीटर अपॉन मोल की घात 2 सेकंड इनवर्स, जिसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, K बराबर लीटर की घात 2 और मोल की घात -2, जो कि भाग में है इसलिए -2। तो K बराबर लीटर की घात 2 मोल की घात -2 सेकंड इनवर्स, इसे हम जानते हैं द्वितीय कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक के रूप में। और लास्ट जो है वो हम देखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि अभिक्रिया। यदि n का मान 0 हो तो ये समीकरण किस प्रकार हल होगा। K बराबर लीटर अपॉन मोल की घात n-1, n का मान 0 रखेंगे, 0-1 सेकंड इनवर्स। तो ये आपके पास आ जाएगा K बराबर लीटर अपॉन मोल की घात -1 सेकंड इनवर्स। देखिए, लीटर की घात यहाँ पर हो जाएगी -1, और चूंकि मोल यहाँ पर भाग में है उसकी घात -1 है, तो वो -1 से गुणा होकर +1 हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे अब K बराबर मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स के रूप में। ये आपका n का मान 0 होने से शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग नियतांक K0 कहलाता है या K0 कहलाता है। तो ये हमने यहाँ पर देखा विभिन्न परिस्थितियों में K के मान को, K के विभिन्न मानों को या मात्रकों को किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। अगला टॉपिक है बच्चों हमारे पास, वो है कुछ स्पेशल पॉइंट्स। स्पेशल पॉइंट कुछ विशेष बिंदु अभिक्रियाओं के बारे में। यहाँ हमें बच्चों ध्यान रखना चाहिए कि सांद्रता व समय का जो वक्र है t=0 पर, उसका जो स्लोप या ढाल होगा वह प्रारंभिक वेग यानी कि इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। यानी कि अगर हमने एक ग्राफ यहाँ पे प्लॉट किया जहाँ हम सांद्रता और समय के साथ ग्राफ प्लॉट करते हैं। मान लीजिए कि सांद्रता और समय का एक ग्राफ है, तो t बराबर 0 समय पर यहाँ इसका जो ढाल होगा वह किसको प्रदर्शित करेगा, इसके प्रारंभिक वेग को प्रदर्शित करेगा। पहला बिंदु। आगे के जो बिंदु है वो है दूसरा हमारे पास कि औसत वेग एक निश्चित मापने योग्य समय अंतराल पर रिएक्शन का वेग औसत वेग कहलाता है।
इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक अभिक्रिया है जिसमें A क्रियाकारक B में बदलता है, B उत्पाद में बदलता है। तो जो औसत वेग है उसका सूत्र हो जाएगा R बार बराबर A2 माइनस A1। A2 और A1 जो हैं वो दो अलग अलग समयों पर एक ही सांद्रताएं हैं, और भाग T2 माइनस T1। ये T2 और T1 वो दो समय हैं जब हमने एक ही सांद्रताएं ज्ञात की। तो औसत वेग का सूत्र हो जाएगा R बार बराबर A2 माइनस A1 भाग T2 माइनस A1 भाग T2 माइनस T1। चूंकि A2 माइनस A1 को हम लिख सकते हैं डेल A, तो इसे हम लिखेंगे माइनस डेल A की सांद्रता। चूंकि A क्रियाकारक है इसलिए सांद्रता इसकी घटेगी हमेशा, इसलिए हमने यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग किया है, क्योंकि क्रियाकारक की पहले जो सांद्रता है A1 वो अधिक होगी और बाद की जो सांद्रता है A2 वो कम होगी। तो A2 में से A1 को घटाने पर जो मान आपको मिलेगा वो क्या होगा, एक ऋणात्मक मान होगा। तो डेल A भाग डेल T, डेल A भाग डेल T। यहाँ हमने ये लिख रखा है कि A2 जो है वो T2 समय पर क्रियाकारक की सांद्रता है और A1 जो है वो T1 समय पर क्रियाकारक की सांद्रता को प्रदर्शित करता है। तीसरा स्पेशल पॉइंट है हमारे पास कि तात्क्षणिक वेग इंस्टेंट रेट जो है वो क्या होती है, रिएक्शन के किसी समय किसी विशेष क्षण पर अभिक्रिया का जो वेग है वह उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। यानी कि किसी एक बहुत छोटे क्षण के लिए यदि हम किसी अभिक्रिया के वेग को ज्ञात करें तो वह अभिक्रिया वेग, उस विशेष क्षण का जो अभिक्रिया वेग है वो तात्क्षणिक वेग कहलाएगा। अगर हम सूत्र के रूप में से लिखना चाहें तो हमारे पास यहाँ एक अभिक्रिया है जिसमें A क्रियाकारक B उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। यहाँ हम तात्क्षणिक वेग अगर निकालते हैं जिसे हम RT से प्रदर्शित करेंगे तो वो कुछ इस प्रकार होगा, माइनस डेल A की सांद्रता में हुआ परिवर्तन भाग डेल T, उसमें लगा समय। ये हमारे औसत वेग का जो सूत्र है वही हम प्रयोग करेंगे। औसत वेग का जो सूत्र हमने अभी निकाला था माइनस डेल A अपॉन डेल T। चूँकि वहाँ पर जब औसत वेग हम निकालते हैं तो समय अंतराल बड़ा होता है, इसलिए डेल A का हम यहाँ प्रयोग करते हैं, डेल A का और डेल T का। यही जब हमें तात्क्षणिक निकालना हो तो समय अंतराल बहुत छोटा हो जाने की वजह से यहाँ हम लिमिट लगाते हैं डेल T टेंड्स टू 0, यानी कि समय अंतराल 0 की ओर अग्रसर है। बहुत ही छोटा समय अंतराल हमने यहाँ लिया है। तो ये ऐसा करने पर आप चाहें तो इसको, इस सूत्र को उत्पाद के लिए भी, उत्पाद B के लिए भी लिख सकते हैं। तो उस समय ये हो जाएगा डेल B की सांद्रता में परिवर्तन भाग डेल T। यहाँ ये मान धनात्मक में आएगा, धन रूप में आएगा, क्योंकि B यहाँ पर क्या है, उत्पाद है, इसकी सांद्रता में समय के साथ वृद्धि होती है। आगे हम इसमें जो लिखेंगे वो लिखेंगे डेल T टेंड्स टू 0, जिससे ये बन जाएगा तात्क्षणिक वेग। क्योंकि जब हम जानते हैं कि जब डेल T टेंड्स टू 0 होता है,
जब डेल टी 0 की ओर अग्रसर हो तो डेल को डी से रिप्लेस किया जा सकता है। तो आप चाहें तो तात्क्षणिक वेग को लिख सकते हैं आर टी बराबर डी ए भाग डी टी माइनस का या प्लस का डी बी भाग डी टी भी इसको लिखा जा सकता है। तो इन तीन विशेष बिंदुओं की चर्चा करने के बाद हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे जिन्हें हम वेग नियम कहते हैं। अगला जो बच्चों हमारे पास टॉपिक है वो क्या है? रेट और वेलोसिटी रूल, वेग नियम इनको कहा जाता है। यहाँ हम लिख देते हैं क्या कहा जाता है इनको? वेग नियम। किसी भी अभिक्रिया का वेग ज्ञात करने के लिए हम इन नियमों का सहारा लेते हैं। ये हमारे पास कुछ छोटे छोटे 2-3 बिंदुओं के रूप में हैं जिन्हें हम एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए, पहला, रेट हमेशा स्लो स्टेप पर निर्भर करती है। अभिक्रिया की जो रेट है यानी कि जो दर है हमेशा किस पर निर्भर करती है? स्लो स्टेप पर, धीमे पद पर। रेट हमेशा स्लो स्टेप यानी कि धीमे पद पर निर्भर करती है। दूसरा है रेट हमेशा प्रैक्टिकल। रेट हमेशा क्या होती है? एक प्रैक्टिकल वैल्यू होती है। प्रैक्टिकल वैल्यू होती है। इसे केमिकल इक्वेशन से इसे नहीं निकाला जा सकता। अर्थात हम किसी केमिकल इक्वेशन को, किसी रासायनिक समीकरण को देखकर उस अभिक्रिया के वेग का मान निकालना चाहें तो वो ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ये एक प्रायोगिक मान है जिसे हमें प्रयोग के माध्यम से ही निकालना होगा। तीसरा और अंतिम जो वेग नियम है वो होता है कि रिएक्शन का वेग, अभिक्रिया का जो वेग है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यानी सांद्रता के गुणन के बराबर होता है। अर्थात इसको हम इस प्रकार से समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास एक अभिक्रिया है जिसमें ए और बी 2 क्रियाकारक भाग ले रहे हैं जिनके मोलों की संख्या क्रमशः N1 और N2 ली है। ये दोनों मिलकर उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो इसके लिए यदि हम अभिक्रिया का वेग लिखना चाहें, अभिक्रिया दर का समीकरण लिखना चाहें, तो R जो है समानुपाती होगा किसके? क्रियाकारकों की सांद्रता A के और B के गुणा के, और इनके जो मोल हैं वो इनकी घातों के रूप में लिखे जाएंगे। यदि हम समानुपाती का निशान हटाते हैं तो हमारे पास वेग नियतांक K का मान आता है। तो R बराबर होगा K गुणा A की सांद्रता गुणा B की सांद्रता। तो इस प्रकार ये अभिक्रिया का वेग यहां हम निकाल सकते हैं। तो बच्चों, हमने यहां पर सीखा कि कैसे हम अभिक्रिया का वेग ज्ञात कर सकते हैं वेग नियमों के माध्यम से। आगे हम चर्चा करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन की। अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारकों की ये चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे।